Hello guys, welcome to our channel. Let's start the story. Chapter 41 गौरी और कबीर की पजेसिवनेस चाहत को लेकर। अब तक इतना सब सोचकर कबीर अपनी लाल गुस्से से भरी आंखों के साथ गौरी की तरफ देखता है। आए जो देखकर गौरी, जो अब तक कबीर को सुनाई जा रही थी, आए वह कबीर की लाल आंखों को देखकर एकदम से डर जाती है। आए वह अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगती है और तुरंत वहां से भागकर राहुल के पास जाती है और उसके पैरों से ऐसे चिपक जाती है आए जैसे कि अगर उसने राहुल को छोड़ा तो कबीर उसे खा जाएगा, और अपनी डर भरी नजरों से कबीर को देखने लगती है। आए जो देखकर कबीर अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ गौरी को एक तक घूरने लगता है। तभी एक कोमल हाथ कबीर की आंखों पर पड़ता है। आए जिसे महसूस कर कबीर की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। आए क्योंकि कबीर इस हाथ के मालिक को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आए अब आगे। अरे वाह, मेरे सभी लीडर्स ने पहले ही गैस कर लिया, ये हाथ किसका हो सकता है। आए जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही ही गैस किया। आए ये हाथ किसी और का नहीं, हमारे प्यारी क्यूट और इंटेलिजेंट चाहत का ही है, जो कबीर की गोद में बैठी थी। वही हमारी चाहत जो कबीर की गोद में बैठी रो रही थी। आए तभी उसको गौरी की आवाज सुनाई देती है, आए जो कबीर को डांट रही थी। आए ये सब देखकर चाहत को एक पल के लिए खुशी होती है, लेकिन जब चाहत देखती है आए कबीर कैसे गुस्से से गौरी को घूर रहा है और गौरी कैसे कबीर के गुस्से से बहुत ज्यादा डर गई है, आए तो उसे गौरी के लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है। आए इसलिए वह तुरंत अपना हाथ उठाकर कबीर की आंखों पर रख देती है, आए ताकि वह गौरी को घूरना बंद कर दे। और ऐसा हुआ भी। कबीर जो गौरी को गुस्से से घूर रहा था, जब वह चाहत का छोटा सा हाथ अपनी आंखों पर महसूस करता है, आए तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, जो कुछ देर पहले गुस्से से जल रही थी। आए कबीर अपनी आंखें बंद करके चाहत के उस खूबसूरत लेकिन ठंडा हाथों की गर्मी अपने ऊपर महसूस करने लगता है। आए तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आती है, आए जो किसी और की नहीं, हमारी चाहत की थी, जो कबीर से बोल रही थी। आए मिस्टर हैंडसम, आप चाहत की दोस्त को ऐसे नहीं डरा सकते। आए कबीर जब चाहत की बात सुनता है, आए तो उसका हाथ अपनी आंखों पर से नीचे करता है और चाहत की आंखों में गहराई से देखने लगता है। आए जो देखकर चाहत अपनी बड़ी बड़ी बैंगनी आंखों से कबीर के उन आंखों में मासूमियत से देखने लगती है। आए कि अगर कबीर ने उसकी बात नहीं मानी, आए तो वह कबीर से गुस्सा हो जाएगी। यह उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था और कबीर भी यह आसानी से पढ़ सकता था। आए चाहत के उन आंखों को देखकर कबीर अपना सर हल्का सा हाँ में हिला देता है। आए जो देखकर चाहत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह तुरंत उचककर कबीर के गालों पर एक छोटी सी किस कर देती है। आए जिसकी वजह से कबीर बहुत ज्यादा हैरान होता है। आए और चाहत को देखने लगता है। वही उनके थोड़ी ही दूर खड़ा राहुल जब चाहत की ऐसी हरकत देखता है, आए तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आए उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक दिन में कितना ज्यादा शौक झेल ना सकता है। आए वह अपना मुंह खोल सामने का नजारा देख रहा था, जहां चाहत कबीर को मना रही थी। आए वही उसके नीचे खड़ी गौरी जो राहुल के पैरों से डरकर लिपटी हुई थी। आए वह जब चाहत की बात सुनती है, आए तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसकी दोस्त उसके लिए कबीर से लड़ रही है। आए इसलिए वह अपना सर ऊपर करके राहुल को दिखाना चाह रही थी, आए कि ये देखो उसकी दोस्त कितनी अच्छी है। आए लेकिन जब वह देखती है राहुल कैसे उसकी दोस्त को देख रहा है, तो उसे गुस्सा आने लगता है। आए इसलिए वह राहुल के हाथों को जोर से हिलाती है और थोड़ा जोर से कहती है, आए आप मेरी दोस्त को ऐसे नहीं देख सकते। आए अगर उसको नजर लग जाएगी तो। आए वही गौरी की ऐसी बात सुनकर राहुल जो अब तक हैरानी से कबीर और चाहत को देख रहा था, आए वह एकदम से हड़बड़ा जाता है। क्योंकि गौरी के इस तरह से बोलने पर चाहत और कबीर का ध्यान भी राहुल पर चला गया था। आए जो उन्हें ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। आए जो देखकर कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके बेबी डॉल को इस तरह देखे। आए इसलिए वो अपनी गुस्से से भरी नजरों के साथ राहुल को घूरने लगता है। वही राहुल जब अपने ऊपर कबीर की ऐसी नजरें महसूस करता है, आए तो एकदम से हड़बड़ा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। आए फिर अचानक ही वह अपना सर नीचे करके उस छोटी चूहिया को देखने लगता है, जिसने उसे इस मॉन्स्टर के जाल में फंसाया था। आए वही गौरी अपने गुस्से से लाल लेकिन फूल हुए गालों के साथ राहुल को घूर रही थी। आए क्योंकि उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था आए राहुल का इस तरह से चाहत को देखना। वही राहुल जब देखता है आए गौरी उसे कैसे देख रही है, तो वह एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। आए उस समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आए कबीर का ऐसे घूरना तो उसे मालूम था, आए लेकिन गौरी उसे ऐसे क्यों घूर रही है। आए बेचारे को क्या पता गौरी भी अपनी दोस्त के लिए ओवर पजेसिव है। आए जो देखकर बेचारा राहुल कभी कबीर को देखता तो कभी गौरी को। वही वह दोनों लगातार राहुल को घूर रहे थे, जैसे कि अभी ही राहुल की पिटाई कर देंगे। आए जो देखकर विचार राहुल डर जाता है और तुरंत ही गौरी को उठाकर सोफे पर बैठा देता है और दूसरे सोफे पर खुद बैठ जाता है।
वही गौरी जो राहुल को घूर रही थी आई वह ऐसे राहुल के एकदम से उठाने से घबरा जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राहुल को देखने लगती है। वहीं राहुल ने तो गौरी को उठाकर एक झटके में सोफे पर बैठा दिया था। आए बेचारी गौरी को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। आए वह बस अपनी बड़ी बड़ी गुस्से से लाल आंखों के साथ राहुल को देख रही थी। आए जो देखकर राहुल अपनी बत्ती सी दिखा देता है। आए फिर वह सबसे हंसते हुए बोलता है, आए मुझे तो भूख लगी है, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी? आए वहीं राहुल की बात सुनकर चाहत जो अब तक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन सबको देख रही थी आए वह कबीर को हिलाते हुए कहती है, आई मिस्टर हैंडसम भूख लगी है जोर की। आए वही कबीर चाहत की पास सुनकर चाहत के चेहरे को देखता है। आए जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी। आए जो देखकर कबीर अपना सर हाँ में हिला देता है और अपना फोन कॉल निकालकर किसी को मैसेज करता है। आए फिर चाहत को अपनी गोद में उठाकर दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। एल जो उन दोनों सोफे से काफी ज्यादा बड़ा था, जिसमें गौरी और राहुल बैठे हुए थे। आए कबीर ने चाहत को अभी भी अपनी गोद में बैठाया हुआ था। आए जो देखकर चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देखते हैं और उसकी गोद में से उतरने की कोशिश करती है। आए लेकिन कबीर अपनी पकड़ चाहत की कमर पर टाइट कर देता है, जिसकी वजह से बेचारी चाहत अपनी मासूम नजरों से कबीर की तरफ देखती है। आए जैसे वह कबीर से छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही हो। आए वही कबीर जब चाहत की उन आंखों को देखता है आए तो न जाने क्या सोचकर वह अपनी पकड़ चाहत की कमर पर से ढीली कर देता है। एल जो देखकर चाहत मुस्कुराती है और कबीर की गोद में से उतरकर साइड में बैठ जाती है। आए फिर चाहत न जाने क्या सोचकर कबीर से कहती है, मम्मा ने मेरे लिए टिफिन बनाया था। आए जो वही कैंटीन में छूट गया था। आए इतना कहकर चाहत अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कबीर की तरफ देखती है। आए जो देखकर कबीर अपना सर हाँ में हिलाता है और जैसे ही फोन उठाकर किसी को कॉल करने वाला होता है। आए तभी उसके कान में दोबारा से किसी की आवाज पड़ती है। आए जिसे सुनकर कबीर अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है। आए जी हाँ, यह आवाज किसी और की नहीं हमारी गौरी की थी। एल जिसे चाहत की बात सुनकर याद आता है कि उसकी मम्मा ने भी उसे टिफिन दिया था। आए जिनको उसने भी कैंटीन में छोड़ दिया था। आए इसलिए वह कबीर से कहती है, मेरा भी टिफिन कैंटीन में है। आए वही गौरी की बात सुनकर कबीर अपनी नजरें उठाकर गौरी को देखता है। आए वही गौरी कबीर की नजरें अपने ऊपर देखकर एकदम से डर जाती है और अपनी जगह पर सिकुड़ जाती है। आए जो देखकर कबीर अपनी नजरें गौरी पर से हटा लेता है और किसी को फोन करके कुछ बात करता है और फिर कॉल कट कर देता है। आप उस रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा हो गया था। आए किसी की भी आवाज उस रूम में सुनाई नहीं दे रही थी। आए वही हमारी चाहत जो वहां पर बैठी थी, वह जब देखती है आए कि उसकी दोस्त कबीर से डर रही है। आए तो वह अपनी जगह से उठकर गौरी के पास जाती है। आए वहीं कबीर चाहत को ऐसे अपने पास से उठता देखा उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आए इसलिए वह घूरकर उस जगह पर देखता है जहां पर चाहत गई हुई थी। आए वही गौरी अपने ऊपर दोबारा से कबीर की नजरें महसूस करके एक बार फिर से डर जाती है। आए और वह चाहत का हाथ पकड़कर उससे पूरी तरीके से चिपक जाती है। आए जो देखकर कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ गौरी को घूरने लगता है। एल जो देखकर बेचारी गौरी की हवा टाइट हो जाती है। आए उसे कबीर से न जाने क्यों बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आए वह अपनी जगह पर बैठे बैठे कांपने लगती है। आए वही चाहत जो गौरी के बगल में ही बैठी थी, वह जब गौरी को ऐसे कांपता देखती है आए तो हैरानी से उसकी तरफ एक नजर देखती है। आए तो पाती है गौरी की नजर तो सामने है। आए इसलिए वह सामने देखती है। आए वही कबीर जब चाहत को सामने देखता पाता है। आए तो वह तुरंत ही अपनी नजरें गौरी पर से ऐसे हटता है आए कि जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। आए क्या आपका भी दोस्त आपको लेकर इसी तरह पजेसिव होता है? आए 42 अनटाइटल्ड चैप्टर तक। इसलिए वह अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ गौरी को घूरने लगता है। एल जो देखकर बेचारी गौरी की हवा टाइट हो जाती है। आए उसे कबीर से न जाने क्यों बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आए वह अपनी जगह पर बैठे बैठे कांपने लगती है। आए वही चाहत जो गौरी के बगल में ही बैठी थी। एल वह जब गौरी को ऐसे कांपता देखती है आए तो हैरानी से उसकी तरफ एक नजर देखती है। आए तो पाती है गौरी की नजर तो सामने है। आए इसलिए वह सामने देखती है। आए वही कबीर जब चाहत को सामने देखता पाता है आए तो वह तुरंत ही अपनी नजरें गौरी पर से ऐसे हटता है आए कि जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। आए अब आगे चाहत जब कबीर को देखती है तो पाती है एल कबीर दूसरी साइड देख रहा है। आए जो देखकर हमारी चाहत वापस से गौरी की तरफ देखती है जो अभी भी डर से कांप रही थी। आए जो देखकर चाहत अपनी मासूमियत भरी आवाज में गौरी से पूछती है आए गौरी तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कांप रही हो? आए क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया था? आए तुम मुझे बताओ, मैं उसे पनिश करूंगी। आए चाहत की बात सुनकर हमारी गौरी अपनी मासूम आंखों के साथ चाहत को देखती है। आए जो उसे ही देख रही थी। आए जो देखकर गौरी चाहत के और ज्यादा पास खिसकने लगती है। आए धीरे धीरे करके गौरी चाहत से एकदम चिपक कर बैठ जाती है। आए
वहीं उन दोनों को ऐसा बैठा देख कबीर अपनी जलती हुई निगाहों के साथ गौरी को दिखता है आए, जिसे गौरी भी अपने ऊपर बखूबी महसूस कर सकती थी। लेकिन उसने इस टाइम कबीर की उन घूरती हुई नजरों को इग्नोर किया और चाहत को अपनी डरी हुई नजरों के साथ देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर बोलती है, आए चाहत, वह देखो उन मास्टर भैया को, वह कब से मुझे घूर रहे हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डरा रहे हैं। आए तुम अब उनके पास मत जाना, वरना और तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा करेंगे और क्या पता वह तुम्हें खो जाए। आए इतना कहकर गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ चाहत को देखने लगती है, आए जैसे वह चाहत को अपनी बातों पर विश्वास दिलाना चाह रही हो। आए वही चाहत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह शौक में जा चुकी है। गौरी की बात सुनकर वह अपनी आंखें छोटी करके गौरी को देखने लगती है। आए जो देखकर हमारी बेचारी गौरी को लगता है आए चाहत ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वह चाहत को मानते हुए कहती है, आए चाहत, तुम्हें नहीं पता, मुझे काकी ने बताया था कि रक्षा की आंखें लाल होती है और अभी मैंने कुछ देर पहले इन भैया की, वह कबीर की तरफ इशारा करके कहती है, इनकी आंखें लाल देखी थी। वही गौरी की बात सुनकर चाहत अपना मुंह खोल गौरी को देखने लगती है। आए बेचारी को समझ में ही नहीं आ रहा था आए कि वह गौरी की बातों का क्या जवाब दे। आए वही उस रूम में सन्नाटा होने के कारण गौरी की आवाज उस रूम में साफ सुनाई दे सकती थी, आए जिसे वह दोनों आसानी से सुन सकते थे। आए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन दोनों आए, तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों कोई और नहीं हमारे कबीर और राहुल है, आए जो सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। आए वह गौरी की बात सुनकर उसको देखने लगते हैं। आए जहां कबीर गौरी को गुस्से से देख रहा था, वही राहुल तो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने सामने बैठे शैतान के कारण वह अपनी हंसी को अपने अंदर ही दबा रहा था। बेचारे को गौरी की बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसी जो आ रही थी। आए क्योंकि बेचारी गौरी ने उसके सामने ही उसे शैतान जो बोल दिया था, आए जिसे आज तक बोलने की हिम्मत खुद राहुल ने भी नहीं किया था। आए यही सब सोचते सोचते राहुल सोफे पर बैठकर मुंह दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, जो बात कबीर भी बखूबी महसूस कर सकता था। आए इसलिए वह गुस्से से एक नजर घूर कर राहुल को देखता है। आए जो देखकर बेचारा राहुल एकदम से हड़बड़ा जाता है और ऐसे बैठ जाता है जिसे उसने कुछ किया ही ना हो। आए जो देखकर कबीर अपनी नजर राहुल पर से हटा देता है और सामने उन दोनों छोटी लड़कियों को देखने लगता है, आए जो आपस में बात करने में मगन थी। आए लेकिन उनकी आवाजें उन दोनों को साथ सुनाई दे रही थी। आए तभी कबीर को चाहत की आवाज सुनाई देती है, आए जो गौरी से कह रही थी, नहीं गौरी ऐसी कोई बात नहीं है। आए मिस्टर हैंडसम कोई शैतान नहीं है, आए बल्कि वह तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन वह बस मेरे हैं। आए इतना कहकर चाहत शर्माने लगती है। आए वही चाहत की बात सुनकर गौरी अपनी मासूमियत भरी आवाज में चाहत से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? जो सुनकर चाहत अपना सर हाँ में हिला देती है। आए जो देखकर गौरी चहकते हुए कहती है, आए मुझे पता था इतना हैंडसम लड़का शैतान नहीं हो सकता है। आए इतना कहकर गौरी खिलखिलाकर हंस देती है। आए लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर वह चाहत की तरफ मासूमियत से देखते हुए कहती है, आए क्या मैं भी तुम्हारे मिस्टर हैंडसम को ले सकती हूँ? आए वहीं गौरी की बात सुनकर चाहत एकदम से अलर्ट मोड पर आ जाती है और गौरी से थोड़ा दूर खिसकते हुए गौरी को घूर कर देखते हुए कहती है, आए नहीं, वह बस मेरे हैं। आए मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगी। आए इतना कहकर चाहत गौरी को घूरने लगती है। आए जो देखकर गौरी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर चाहत से कहती है, आए चाहत तू कुछ देर के लिए अपने मिस्टर हैंडसम को उधार दे सकती है? आए मैं अपने चाचा के लड़के को दिखाना चाहती हूँ कि उससे भी सुंदर सुंदर लड़के हैं। आए पर वह हमेशा मुझे चढ़ता रहता है कि उसके जैसा सुंदर लड़का कोई नहीं है। आए लेकिन तुम्हारे मिस्टर हैंडसम तो बहुत ज्यादा सुंदर है। आए इतना कहकर गौरी अपनी चमकती हुई आंखों से एक नजर कबीर को देखती है। आए फिर तुरंत ही अपनी नजरें उस पर से हटाकर धीरे से चाहत से बोलती है, आए लेकिन इनकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी है। आए ये हमेशा मुझे ऐसे घूरने रहते हैं, आए जैसे कि अभी मुझे मार डालेंगे। प्लीज तू ना मुझे अपने मिस्टर हैंडसम से बचाना और उनसे बोलना कि मुझे ऐसे ना देखे, नहीं तो मुझे डर लगता है। आए इतना कहकर गौरी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर चाहत को देखती है, आए जो उसे ही देखे रही थी। आए वहीं चाहत जब देखती है कि गौरी उसे कैसे देख रही है, आए तो वह गुस्से में बोलती है, आए नहीं मिस्टर हैंडसम सिर्फ मेरे हैं, मैं तुम्हें उन्हें कहीं नहीं लेकर जाने दूंगी। आए वह बस जाएंगे तो मेरे साथ। आए इतना कहकर चाहत गौरी को घूरकर देखने लगती है। आए जो देखकर गौरी मायूस हो जाती है। आए वही उसको मायूस देखकर ना जाने क्या सोचकर चाहत कहती है, आए लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। चाहत की बात सुनकर गौरी की आंखें जो अब तक बुझ चुकी थी, आए वह फिर से किसी लाइट बल्ब की तरह चमकने लगती है और वह अपनी चमकती हुई आंखों के साथ चाहत को देखने लगती है। आए फिर जल्दी से अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में चाहत से पूछती है, जल्दी बताओ क्या आइडिया है? आए
चाहत गौरी के एक्साइटमेंट से भरे चेहरे को देख रही थी आए, जो खुशी से चमक रहा था, जो देखकर चाहत एक टेढ़ी मुस्कान गौरी को देती है और कहती है आए तुम उन्हें लेकर जा सकती हो तो। वह भी कुछ कम हैंडसम नहीं है आए। चाहत राहुल की तरफ इशारा करके कह रही थी आए, वही राहुल जो चाहत और गौरी की बातें सुनकर मजे ले रहा था आए। वह जब चाहत की बात सुनता है आए तो एकदम से शॉक हो जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चाहत को देखने लगता है आए कि कैसे ये लड़की अपने मिस्टर हैंडसम को न देने के लिए उसे बलि का बकरा बना रही है आए। वही हमारी गौरी जब चाहत की बात सुनती है आए तो मुंह फुलाकर कहती है, नहीं मुझे अपने मिस्टर हैंडसम को दो, वह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है आए। गौरी राहुल की तरफ देखकर अपना मुंह बनाकर कहती है आए, जिसकी वजह से हमारे राहुल साहब और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और गौरी को ऐसे घूरने लगते हैं जैसे कि उसको अभी कच्चा ही खा जाएंगे आए। क्योंकि लड़का हो चाहे लड़की, उनको हैंडसम या खूबसूरत कहलानी पसंद था और राहुल भी कबीर से कुछ कम हैंडसम थोड़ा ना था आए। लेकिन हमारी गौरी राहुल को ऐसा कहकर उसकी खूबसूरती की बेइज्जती कर रही थी आए। अरे भाई, कबीर के बाद राहुल ही तो इस कॉलेज में पूरा फेमस था उसके पीछे भी लड़कियां दीवानी थी जो राहुल को अपना बनाना चाहती थी आए। लेकिन राहुल कबीर की वजह से उन सारी लड़कियों से दूर रहता था आए। लेकिन आज गौरी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था आए, इसलिए बेचारा गौरी को घूर रहा था आए। राहुल इस समय गौरी को ऐसे घूर रहा था जैसे गौरी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो आए। अरे भाई, हमारी गौरी ने तो राहुल की खूबसूरती की बेइज्जती जो की थी इसलिए राहुल गुस्से में था और गौरी को घूर रहा था वही उसके बगल वाले सोफे पर बैठा कबीर जब गौरी के बात सुनता है आए तो उसके होंठ हल्के से मुड़ जाते हैं जैसे साफ पता चल रहा था कि कबीर मुस्कुरा रहा है जो बहुत ही कम बार होता था। लेकिन आज हमारी गौरी की बात सुनकर पत्थर दिल कबीर भी पिघल गया और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया आए। जो अपनी बेबी डॉल के अलावा किसी से मतलब नहीं रखता था वह इंसान आज मुस्कुराने लगा है। चैप्टर 43 विवेक ओबरॉय का चाहत को लेने आना। अब आगे मेरे बहुत सारे रीडर सोच रहे हैं कि स्टोरी बहुत धीरे चल रही है, इसलिए मैं स्टोरी को थोड़ा और फास्ट कर देता हूं अगर किसी को दिक्कत ना हो तो। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं आए। वही गौरी ने राहुल को बोला था आए कि वह ज्यादा हैंडसम नहीं है आए, जिसकी वजह से राहुल का मुंह फूल जाता है और वह गुस्से से गौरी को देखने लगता है आए। वही हमारे कबीर का तो कुछ और ही हाल था जो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आए। वहीं हमारी चाहत जब गौरी की बात सुनती है तो वह अपना मुंह टेढ़ा करके गौरी को देखती है और फिर उससे कहती है आए, तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं अपने मिस्टर हैंडसम को तुम्हें नहीं दूंगी आए, वह बस मेरे हैं। इतना कहकर चाहत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है आए, जैसे वह गौरी को दिखाना चाह रही हो कि वह इसके बारे में आगे बात ना करना चाहती हो आए। जो देखकर हमारी गौरी का मुंह बन जाता है आए, क्योंकि गौरी ने सोचा था कि वह कबीर जैसे हैंडसम लड़के को अपने साथ ले जाकर अपने भाई के सामने शो ऑफ करेगी आए। लेकिन चाहत की वजह से हमारी गौरी का ये प्लान फ्लॉप हो गया था आए, जिसकी वजह से गौरी भी अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगती है आए। वहीं उन दोनों लड़कियों को वह दोनों लड़के देख रहे थे आए, जो कुछ देर पहले एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई थी आए कि जैसे जन्मों से एक दूसरे को जानती हो और अभी एक दूसरे के ऐसे मुंह फेर कर बैठी है आए, जैसे कि वह एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, जो देखकर दोनों अपना सरना में हिला देते हैं आए। तभी उस रूम का दरवाजा नॉक होता है आए, जो देखकर कबीर अपनी कड़क आवाज में अंदर आने को बोलता है आए, जिसे सुनकर वेटर रूम के अंदर आता है और टेबल पर खाना रखकर वहां से चला जाता है। वही चाहत और गौरी जो अब तक एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठी थी, वो दोनों खाना देखते ही ऐसे बैठ जाती है जैसे कि वह एक दूसरे से कभी गुस्सा थी ही नहीं और खाने को अपनी ललचाई नजरों से देखने लगती है आए, जो देखकर दोनों लड़के अपना सरना में हिला देते हैं और उन दोनों लड़कियों के लिए खाना निकलने लगते हैं आए। वहीं राहुल गौरी के लिए खाना तो नहीं निकालना चाह रहा था आए, लेकिन वह बेचारा क्या करता, क्योंकि वह कबीर को अच्छी तरीके जानता था आए। वह कभी गौरी के लिए खाना नहीं निकलता आए, लेकिन हाँ, चाहत से जैसा उसका बर्ताव है आए, वह चाहत के लिए खाना निकलता है। और रही बात गौरी की, तो वह अभी छोटी थी, जो देखकर बेचारे राहुल को ही गौरी के लिए खाना निकालना पड़ता है आए। लेकिन राहुल गुस्से में पटक पटक कर गौरी के लिए खाना निकल रहा था आए, जो देखकर हमारी गौरी अपनी आंखें छोटी करके राहुल को देखती है आए, लेकिन राहुल इस चीज को इग्नोर करता है आए। फिर थोड़ी ही देर में सब लोगों का खाना खत्म हो जाता है और सभी लोग धीरे धीरे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है और छुट्टी का समय आ जाता है आए। चाहत और गौरी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल के गेट के पास खड़ी थी आए। छोटे बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती थी और बड़े बच्चों का लेट तक क्लास चलता था इसलिए अभी कबीर और राहुल का क्लास चल रहा था इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि कबीर चाहत को लेने क्यों नहीं आया आए, क्योंकि उसकी तो अभी क्लास की छुट्टी ही नहीं हुई है आए।
चाहत और गौरी के साथ बाकी के बच्चे भी स्कूल के गेट के पास खड़े थे। आए उनके पेरेंट्स आकर उन्हें लेकर जा रहे थे। आए वही चाहत और गौरी एक दूसरे से बातें कर रही थी। आए तभी एक कार आरवी स्कूल के सामने आकर रुकती है और उसमें से विवेक ओबरॉय स्टाइल से अपनी कार से बाहर निकलता है और अपने सनग्लासेस अपनी आंखों पर लगता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आए वहां जितने भी फीमेल टीचर्स थी और जो बच्चों पेरेंट्स थे आए वह भी विवेक ओबरॉय को देखने लगते हैं। आए क्योंकि बंदा बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। आए जिसकी वजह से किसी भी महिला का मन डोल जाए और अभी इस समय यही हो रहा था। आए वही चाहत का ध्यान जब जाता है कि सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं। आए तो वह भी अपनी नजरें घुमाकर उस तरफ देखती है। आए तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती है। आए वह गौरी का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए विवेक ओबरॉय के पास जाते हुए कहती है, आए पापा। इतना कहकर चाहत विवेक ओबरॉय के पैरों से लिपट जाती है। एल जो देखकर विवेक ओबरॉय के चेहरे पर मुस्कुराता है। आए विवेक ओबरॉय जल्दी से नीचे झुकता है और चाहत को अपने गले लगा लेता है। आए उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। आए वह प्यार से चाहत से पूछता है, आए मेरा बच्चा कैसा है? क्या किसी ने मेरे बच्चे को परेशान किया? आए अपने पापा की बात सुनकर चाहत अपना चेहरा नामे हिलाते हुए कहती है, आए नहीं पापा, चाहत को किसी ने परेशान नहीं किया। आए चाहत बहुत अच्छी लड़की है। आए चाहत की बात सुनकर विवेक ओबरॉय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आए तभी उनकी नजर चाहत के बगल में खड़ी उस दूसरी छोटी बच्ची पर जाता है, जिसे देखकर विवेक ओबरॉय बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और हैरानी से गौरी की तरफ देखते हुए पूछते हैं, आए गौरी बच्चा आप यहाँ आए? विवेक ओबरॉय की बात सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आए हाँ अंकल, गौरी भी यही पढ़ती है और चाहत और गौरी दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आए इतना कहकर गौरी मुस्कुराने लगती है। आए जो देखकर विवेक ओबरॉय को खुशी होती है। आए कि चाहत और गौरी दोनों एक साथ पढ़ रही है। आए वह गौरी को भी अपने गले लगाकर कहता है, आए गौरी बच्चा आपके पापा कहाँ पर हैं? क्या वह अभी तक नहीं आए? आए विवेक ओबरॉय के बात सुनकर गौरी अपना सर मायूसी से ना में हिला देती है, जो देखकर विवेक ओबरॉय गौरी से कहते हैं, आए कोई बात नहीं बच्चा, पापा बस आते ही होंगे। आए विवेक ओबरॉय ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। आए जो गौरी को बुलाते हुए कह रहा था, एल गौरी बच्चा देखो पापा आ गए हैं, अब जल्दी से पापा पास आओ। आए वही उस इंसान की बात सुनकर गौरी जो अब तक विवेक ओबरॉय के सीने से लगी हुई थी, आए वह तुरंत ही विवेक ओबरॉय से दूर होकर उस आदमी की तरफ दौड़ते हुए कहती है, एल पापा मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता है। आए सभी ने गौरी को बहुत ज्यादा परेशान किया। आए लेकिन गौरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए गौरी ने सबको अच्छा सबक सिखाया। आए वही गौरी की बात सुनकर वह इंसान मुस्कुरा देता है और तुरंत गौरी को अपनी गोद में उठाकर कहता है, आए हाँ मेरा बच्चा है ही इतना स्ट्रांग कि उसके आगे तो कोई टिक भी नहीं पता है। आए इतना कहकर वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। आए वहीं गौरी भी उस इंसान की बात सुनकर हंसने लगती है। आए वहीं उन दोनों की जोड़ी देखकर विवेक ओबरॉय चाहत को अपनी गोद में उठाकर उनके पास जाकर हंसते हुए कहता है, आए हाँ गौरी बच्चा आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। आए क्या आप प्लीज मेरी प्रिंसेस का भी ख्याल रखोगी? आए वह बहुत ज्यादा नाजुक है। आए इतना कहकर विवेक चाहत को ऐसे देखने लगता है, आए जैसे वह कोई फूल की गुड़िया हो जो जरा सा भी टच करने पर मुरझा जाएगी। आए वही विवेक ओबरॉय की बात सुनकर हमारी गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक को देखने लगती है। आए क्योंकि उसे तो लगा था गौरी सबसे पावरफुल है। आए उसने तो एक ही बार में रिया को ढेर कर दिया था और यहाँ विवेक ओबरॉय बोल रहा है कि उसकी प्रिंसेस फूल की तरह नाजुक है। आए यही सब सोचते सोचते गौरी जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, आए कि तभी चाहत बीच में ही बोल देती है, गौरी क्या ये तुम्हारे पापा है? आए चाहत की बात सुनकर हमारी गौरी का भी ध्यान उस बात पर से हट जाता है और वह मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। हाँ चाहत ए मेरे पापा है। इतना कहकर गौरी अपने पापा को गले लगा लेती है। आए जो देखकर उसके पापा भी मुस्कुरा देते हैं। आए कुछ देर दोनों लोग ऐसे ही बात करते हैं। आए फिर अपने अपने गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चाहत की कार में विवेक ओबरॉय को किसी का फोन आता है। आए जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो जाता है। आए और तुरंत ड्राइवर को बोलता है ऑफिस के लिए चलने को। उनकी कार ऑफिस की तरफ जाने लगती है। वही चाहत जो पीछे की सीट पर बैठी थी, वह अपने पापा को ऐसे परेशान होता देख उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। आए और वह अपने पापा से मासूमियत भरी आवाज में कहती है, आए पापा क्या हुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आए वहीं अपने प्रिंसेस की बात सुनकर विवेक ओबरॉय अपनी परेशानी छुपाते हुए अपनी प्रिंसेस को जवाब देते हुए कहता है, आए कुछ नहीं प्रिंसेस, बस ऑफिस में थोड़ा सा इमरजेंसी काम आ गया है। आए जिस वजह से हमें ऑफिस जाना होगा। आए इतना कहकर विवेक ओबरॉय फिर से अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगता है। आए
वहीं पीछे की सीट पर बैठी चाहत जब अपने पापा को ऐसे परेशान होते देखती है तो उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। वह अपने मन में सोचती है, पापा पहले तो कितने ज्यादा खुश थे लेकिन अब उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखी जा सकती है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर चाहत अपना माफिया वाला दिमाग लगाने लगती है कि क्या हो सकता है। जल्द ही उनकी कार ओबरॉय इंडस्ट्री के सामने आकर रुकती है। विवेक ओबरॉय तुरंत अपनी कार से बाहर निकलते हैं और चाहत को अपनी गोद में उठाकर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉय थे वहां अपने बॉस को ऐसे जल्दी में किसी बच्चे के साथ आता देख सभी हैरानी से विवेक ओबरॉय को देखने लगते हैं। लेकिन विवेक ओबरॉय किसी पर ध्यान नहीं देता है। वह जल्दी से लिफ्ट से होते हुए बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर जाता है। 44 विवेक ओबरॉय के ऑफिस में चाहत। वही विवेक ओबरॉय चाहत को अपनी गोद में उठाकर लिफ्ट से होते हुए अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आता है जहां पर उसका ऑफिस बना हुआ था। विवेक के ऑफिस में कदम रखते ही उसका असिस्टेंट दौड़कर उसके पास आता है और अपनी घबराई हुई आवाज में विवेक ओबरॉय से कहता है, बॉस जल्दी जल्दी गड़बड़ हो गई है। और जैसे ही कुछ आगे बोलने वाला होता है तभी उसकी नज़र विवेक ओबरॉय के गोद में बैठी उससे छोटी सी लड़की पर जाती है। इसलिए वह तुरंत चुप हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट चाहत से नहीं छुपती है। वह अपनी आंखें छोटी करके उस असिस्टेंट को देखने लगती है और अपने मन में सोचती है, ऐसा क्या हुआ है कि सब इतने घबराए हुए हैं। वही विवेक ओबरॉय अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है, फिर तुरंत ही अपना सर हाँ में हिलाकर चाहत को एक सोफे पर बैठता है। फिर उससे प्यार से कहता है, प्रिंसेस आप यहीं बैठकर पापा का इंतजार करिए, पापा अभी आते हैं। विवेक ओबरॉय की बात सुनकर चाहत मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है, जो देखकर विवेक ओबरॉय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह चाहत के सर पर प्यार से किस करता है और वहां से उठकर जाने लगता है। जो देखकर चाहत मासूमियत से कहती है, पापा आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? आप चाहत को बता दीजिए। चाहत आपकी परेशानी को छूमंतर कर देगी। इतना कहकर चाहत मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ विवेक ओबरॉय को देखने लगती है, जैसे वह सच में विवेक ओबरॉय की परेशानी को दूर कर देगी। जो देखकर विवेक ओबरॉय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी प्रिंसेस की तरह प्यार से देखते हुए कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसेस, पापा को कोई परेशानी नहीं है। बस पापा को कुछ काम है, इसलिए पापा को जाना होगा, लेकिन पापा जल्द ही आपके पास आएंगे हैं। इतना कहकर विवेक ओबरॉय जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वहीं अपने ऑफिस से बाहर निकलते ही विवेक ओबरॉय के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहता है, सेक्रेटरी रीमा को भेजो प्रिंसेस के पास और वह प्रिंसेस का अच्छे से ध्यान रखे। इतना कहकर विवेक ओबरॉय दूसरी साइड जाने लगता है। जो देखकर असिस्टेंट अपना सर हाँ हिलाता है और जल्दी से अपना फोन निकालकर सेक्रेटरी रीमा को कॉल करके सारे इंस्ट्रक्शन दे देता है और तुरंत अपने बॉस के पीछे हो लेता है। कुछ देर में विवेक ओबरॉय और उसका असिस्टेंट एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई मिनी कंप्यूटर वर्ल्ड हो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए थे जिसमें अलग अलग डाटा शो हो रहा था। सभी इधर से उधर भाग रहे थे। विवेक ओबरॉय के वहां पहुंचते ही वहां का हेड विवेक ओबरॉय के पास तुरंत आता है और अपनी घबराई हुई आवाज में विवेक ओबरॉय से कहता है, बॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है और कुछ ही देर में वह पूरी तरीके से हैक कर लेगा। हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। हम उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो अगले आधे घंटे के अंदर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। उसे हेड की बात सुनकर विवेक ओबरॉय गुस्से में कहता है, इतना सब हो गया और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? विवेक ओबरॉय ये सब अपनी खतरनाक आवाज में उस हेड को देखते हुए बोल रहा था, जिससे बेचारे हेड को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वह अपनी कापटी हुई आवाज में विवेक ओबरॉय से कहता है, बॉस लगता है सामने वाला बहुत ही कैपेबल हैकर है और यह आज की नहीं बहुत पहले की प्लानिंग की गई है, जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। वरना हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो देश का नंबर 1 सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे हैक कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं आए। उस हेड की बात सुनकर विवेक ओबरॉय अपना सर हाँ में हिलाता है और अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहता है, उसे कॉल करो और बोलो जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए। अपने बॉस का इशारा समझकर असिस्टेंट जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाता है और किसी को कॉल करने लगता है। मोबाइल फोन की रिंग बजने लगती है, जो देखकर विवेक ओबरॉय अपने असिस्टेंट के हाथ से वह फोन लेकर अपने कान के पास लगता है। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक खतरनाक लेकिन शांत आवाज आती है,
जो बोल रहा था क्या काम है आई वही सामने वाले की बात सुनकर विवेक ओबरॉय गहरी सांस लेता है और एक ही सांस में सारी बात सामने वाले इंसान से कह देता है आई, जिसे सुनकर दूसरी तरफ से एक पल के लिए वह इंसान चुप हो जाता है आई, लेकिन फिर अपनी शांत आवाज में वह ओके कहकर कॉल कट कर देता है, जो देखकर विवेक ओबरॉय गहरी सांस लेता है आई। वहीं दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय के ऑफिस में चाहत बैठी बोर हो रही थी, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जिसे वह बात कर सके या फिर मस्ती कर सके आए। तभी उस रूम में एक लड़की आती है आए, जिसकी उम्र यही कोई 25 या 26 साल की लग रही थी आए। उसके हाथ में ढेर सारे खाने के सामान थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी आए। वह दरवाजा खोलकर अंदर आती है और चाहत को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है आए, लिटिल बॉस, मुझे बॉस ने भेजा है आए आपकी देखभाल करने के लिए और आपको ये स्नैक देने के लिए आए। इतना कहकर वह लड़की मुस्कुराती है और चाहत के सामने टेबल पर वह ढेर सारा स्नैक रख देती है। फिर मुस्कुराते हुए चाहत की तरफ देखती है और प्यार से कहती है आए, लिटिल बॉस, मेरा नाम रीमा शर्मा है आए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर आपको कुछ चाहिए आए तो आप मुझसे मांग सकती हैं या बोल सकती हैं आए। इतना कहकर रीमा मुस्कुराते हुए वहीं ऑफिस में एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है आए। वही हमारी चाहत जब रीमा की बात सुनती है आए तो एक प्यारी सी स्माइल रीमा को पास कर देती है आए और मुस्कुराते हुए ही कहती है, थैंक यू आंटी मेरे लिए इतना खाना लाने के लिए। इतना कहकर चाहत वह सब स्नैक खाने लगती है आए। कुछ देर में चाहत सारा खाना खा जाती है आए। अब बेचारी को वहां ऑफिस में बैठा बैठा बोर फील होने लगता है आए, क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम जो नहीं था। इसलिए वह सेक्रेटरी रीमा से कहती है कि मुझे ऑफिस घूमना है आए। चाहत के बात सुनकर सेक्रेटरी रीमा अपना सर हाँ में हिलाती है और चाहत को वहां से लेकर ऑफिस घुमाने लगती है आए। चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस पूरे ऑफिस को देख रही थी आई, क्योंकि वह ऑफिस बहुत ही ज्यादा बड़ा और लग्जरियस मालूम पड़ता था आई। चाहत इधर से उधर घूमते हुए उस पूरे ऑफिस को देख रही थी आई। वही सेक्रेटरी रीमा चाहत के पीछे पीछे चल रही थी आई, जिस वजह से ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग थे आई सभी की ध्यान कभी चाहत पर जाता तो कभी सेक्रेटरी रीमा पर। उन्हें सेक्रेटरी रीमा के बारे में पता था कि वह बॉस की पर्सनल असिस्टेंट में से एक है आई, लेकिन आज वह एक छोटी सी लड़की के आगे पीछे ऐसे घूम रही है आई जैसे कि वह उनकी कोई नौकर हो और वह छोटी बच्ची उनकी मालकिन हो आए। यही सब सोचते हुए सारे एम्प्लॉय रीमा की तरफ देखने लगते हैं आए, जो देखकर रीमा एक नज़र सबको घूरती है, जो देखकर सभी एम्प्लॉय तुरंत ही डर जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं आए। वही चाहत इन सबसे बेखबर पूरे ऑफिस को घूम घूम कर देख रही थी आए। उसे विवेक ओबरॉय का ऑफिस बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था आए। ऐसे ही कुछ देर घूमने के बाद चाहत को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वह रीमा को बोलकर बाथरूम चली जाती है आई। रीमा भी बाथरूम के बाहर चाहत के निकलने का इंतजार करने लगती है आई। यह एक नॉर्मल बाथरूम था जिसमें कोई भी आ जा सकता था आई। वही चाहत को बाथरूम के अंदर जाने में कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी वहां पर एक लड़कियों का ग्रुप आता है आई, जो आपस में बातें कर रही थी आई। वही चाहत बाथरूम के अंदर से उनकी सारी बातें आसानी से सुन रही थी आई, लेकिन जब वह उन लड़कियों की बातें सुनती है तो उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है और वह ध्यान से उन सब की बातें सुनने लगती है आई। 45 चाहत का भागना रीमा से आगे। वही चाहत बाथरूम के अंदर से उन लड़कियों की सारी बात सुन रही थी आई। वही वह लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि हमें जल्दी से जल्द दूसरी नौकरी खोजनी चाहिए आई, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा है आई कि इस कंपनी के सर्वर को किसी ने हैक कर लिया है आई, जिसकी वजह से ये कंपनी जल्द ही दिवालिया हो सकती है आई। मैंने तो अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढने चालू भी कर दी है आई, अब तुम लोग क्या करोगे आई। तब दूसरी लड़की बोलती है आई, हाँ यार हम लोग भी दूसरी जॉब ढूंढना चालू कर दिए हैं आई। इतना सब बात करके वह सारी लड़कियां वहां से चली जाती है आई। वही बाथरूम के अंदर बैठी चाहत उन लड़कियों की सारी बात सुनती है आई, तो उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है आई। चाहत अपने मन में सोचती है मैंने ये सीन नोवेल में पढ़ा था आई, लेकिन ये सीन इतना जल्दी कैसे आ सकता है आई, अभी तो इसे आने में बहुत टाइम था आई। यही सब सोचते हुए चाहत खुद से कहती है आई, इस साइबर अटैक से ओबरॉय कंपनी को बहुत ही ज्यादा घाटा हुआ था आई, लेकिन वह दिवालिया नहीं हुआ था। वह अगले 2 दिन के अंदर ही अपने लॉसेस को कवर कर लिया था आई, लेकिन आज तक चाहत को ये पता नहीं चल पाया था कि इस खतरनाक साइबर अटैक से ओबरॉय कंपनी को किसने बचाया था आई। इसका जिक्र नोबेल में भी नहीं हुआ था कि ओबरॉय कंपनी कैसे बची आई, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर ही वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई, जो सोचकर चाहत बहुत हैरान थी आई। फिर चाहत अपने मन में सोचती है ये साइबर अटैक हुआ कैसे था आई। ओबरॉय कंपनी का एक सीनियर मैनेजर ही था जो यहाँ के सारे डेटा को दूसरी कंपनी में भेजता था आई, जिस वजह से यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी आई। वह कंपनी ओबरॉय कंपनी की राइवल कंपनी थी और वह बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे की ओबरॉय कंपनी के सिस्टम को हैक करने की, और आज वह कामयाब रहे आए सिर्फ उस इंसान की वजह से जिसने सिक्योरिटी सिस्टम में गड़बड़ की थी। यही सब सोचते हुए चाहत गुस्से में कहती है आई,
फिर कुछ सोचकर चाहत अपने मन में कहती है एल मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। एल फिर कुछ सोचकर चाहत खुद से कहती है आए, लेकिन पापा ने इन आंटी को मेरे पीछे लगा रखा है और आंटी मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं आए। इतना कहकर चाहत अपना चेहरा सैड पेंसिव फेस सा बना लेती है आए, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी आए। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगती है और वह खुद से ही कहती है आई मैं इन आंटी को चकमा देखकर यहां से निकल जाऊंगी और आंटी को पता भी नहीं चलेगा आए। इतना सब सोचकर चाहत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है आए। फिर चाहत धीरे से बाथरूम से बाहर निकलती है और अपना चेहरा इधर उधर करके देखने लगती है आए कि कोई है तो नहीं। तभी उसकी नज़र रीमा पर जाती है एल जो थोड़ी दूर पर किसी से फोन पर बात कर रही थी आए, जो देखकर चाहत की आंखें चमकने लगती है आए। वह धीरे से बाथरूम का गेट खोलती है और वहां से चुपके चुपके निकल जाती है आए। वही सेक्रेटरी रीमा फोन पर किसी से बात कर रही थी आए, उसे तो पता भी नहीं चला कि चाहत बाथरूम में से कब निकल कर चली गई आए। कुछ देर बाद जब उसकी बात खत्म हो जाती है तो वह वापस बाथरूम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और चाहत के निकलने का इंतजार करने लगती है आए। कुछ देर इंतजार करने के बाद सेक्रेटरी रीमा खुद से ही बोलती है आई इन छोटी मैडम को इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। बॉस ने मुझे पर्सनली इनका ध्यान रखने के लिए बोला था आई, अगर इन्हें जरा सा भी चोट या प्रॉब्लम हुई आए तो बॉस तुम तो छोड़ेंगे ही नहीं। इतना कहकर सेक्रेटरी रीमा बाथरूम के दरवाजे पर जाकर उसको नॉक करती है आए, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता आए, जो देखकर सेक्रेटरी रीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है आए। लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देता आए। वह वही बाथरूम के सामने खड़े होकर कुछ देर और चाहत के निकलने का इंतजार करने लगती है आए। लेकिन अब इन्हें कौन बताया, हमारी चाहत इतनी ज्यादा नटखट है कि वह यहां से फूर हो गई है और सेक्रेटरी मैडम को पता भी नहीं चला है। आप लोग सेक्रेटरी मैडम को बता दीजिएगा कि चाहत बाथरूम से कब की चली गई है आए, अब उसका इंतजार ना करे आए। चलिए बकवास की बातें बहुत हो गई, अब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं आए। वही हमारी चाहत बाथरूम से बाहर निकालकर उस बड़े से लॉबी से होते हुए आए एक ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है आए, जहां पर बैठकर सभी एम्प्लॉय काम कर रहे थे। चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही थी आए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए आए। वही वहां जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे वह चाहत को देख रहे थे आए, लेकिन उससे बात करने या कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी आए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने देखा था आए सेक्रेटरी रीमा जो बॉस की पर्सनल असिस्टेंट में से एक है आए, वह चाहत के पीछे पीछे घूम रही थी आई, यानी कि यह जरूर कोई इंपॉर्टेंट फिगर होगा आए, जिसको नाराज करना वह सारे एम्प्लॉय अफोर्ड नहीं कर सकते थे आए। इसलिए सब बस चाहत को देख रहे थे और अपना अपना काम कर रहे थे। एल वही चाहत इधर से उधर घूम रही थी आए, उसे पता नहीं था कि वह आगे कहाँ जाए। तभी उसे लिफ्ट दिखता है, इसलिए वह लिफ्ट से जाने का सोचती है आए। चाहत लिफ्ट में इंटर करती है आए। लिफ्ट में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे आए, जो आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन एक छोटी सी बच्ची को लिफ्ट के अंदर आता देख सब उसे देखने लगते हैं आए कि आखिर यह बच्ची इस ऑफिस में क्या कर रही है आए। लेकिन हमारी चाहत उन सबको इग्नोर करके लिफ्ट में जाकर खड़ी हो जाती है और सामने देखने लगती है आए कि कौन सा बटन दबाया है। वही वह दोनों लोग जो चाहत के साथ लिफ्ट में खड़े थे आए, वह जब देखते हैं कि छोटी बच्ची बटन को कैसे देख रही है तो वह प्यार से पूछते हैं आए, छोटी बच्ची क्या आपको हमारी मदद चाहिए आए, आप कहाँ जाना चाहती हैं आए, और आप इस ऑफिस में क्या करने आए हैं आए, क्या आप अपने पापा से मिलने आए हैं आए। वही उस आदमी की इतनी सारी बातें सुनकर चाहत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपना मुंह फुलाकर कहती है आए, हाँ मैं अपने पापा से मिलने आई हूँ, क्या आपको कोई दिक्कत है आए। वही चाहत की ऐसी बातें सुनकर उस आदमी का मुंह बन जाता है आए। वही उसके बगल में खड़ा उसका दोस्त अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगता है आए। उसे अपने दोस्त की ऐसी बेइज्जती होते देखा, वह भी एक छोटी सी बच्ची की वजह से आए, उसे बहुत हंसी आ रही थी आए। वही अपने दोस्त को अपने ऊपर हंसाता देख वह इंसान जिसने चाहत से बात की थी एल वह घूर कर देता है, जिससे उसका दोस्त चुप हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है आए, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो आए। वही वह इंसान जिसने चाहत से बात की थी आए, वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है आए, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं आए, बड़ों की इज्जत करना तो जैसे भूल ही गए हैं आए। इतना कहकर वह इंसान अपना मुंह बनाता है और चाहत को अपनी तिरछी नजरों से देखने लगता है आए। लेकिन हमारी चाहत उसे इग्नोर करती है आए, जिस वजह से उसका मुंह वापस से बन जाता है आए, जो देखकर उसके दोस्त को बहुत हंसी आ रही थी आए। लेकिन वह अपनी हंसी किसी तरह कंट्रोल करता है आए और सामने देखने लगता है आए। कुछ ही देर में वह लिफ्ट एक फ्लोर पर जाकर रुकती है आए, जिससे वजह से वह दोनों इंसान उस लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं चाहत उन दोनों इंसान को बाहर निकलता देखाए।
वह भी धीरे से उस लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और उन दोनों इंसान के पीछे पीछे छुपते छुपते जाने लगती है एल, जिसका पता उन दोनों इंसान को नहीं चलता है आए, क्योंकि वह दोनों इंसान बात करने में इतना व्यस्त थे आए कि अपने पीछे आती उस छोटी सी बच्ची पर ध्यान ही नहीं दे पाए और सीधे चलते गए आए। वहीं चाहत उन दोनों के पीछे पीछे छुपते छुपते चल रही थी आए, जिस वजह से कोई उसे देख ना पाया आए। लेकिन जब वह देखती है आए उस फ्लो पर कोई नहीं है और वह पूरा फ्लो एकदम खाली है आए, जैसे कि वहां पर आना किसी को भी यव ना हो आए, जिसे सोचकर चाहत की आंखें चमकने लगती है और वह दोनों इंसान के पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसने लिफ्ट में पहले ही उनकी आईडी पर ध्यान दिया था आए, जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट लिखा हुआ था आए। इसलिए वह इन दोनों के पीछे ही लिफ्ट से बाहर उतर गई थी आए और उनके पीछे ही जाने लगी आए, जिसका पता इन दोनों को ही नहीं था एल। कुछ देर चलने के बाद चाहत देखती है आए वह दोनों एक दरवाजे के पास खड़े हैं और वहां पर कुछ टाइप करने के बाद उसके अंदर चले गए और वह दरवाजा जल्दी ही बंद हो गया था आए, जिसे देखकर चाहत की आखिर सिकुड़ जाती है आए। इसलिए वह भी उस दरवाजे के पास जाती है और उस लॉक को देखने लगती है आए, जो एक डिजिटल लॉक था आए, जिसको बिना पासवर्ड के खोला नहीं जा सकता था आए। यही सब सोचते हुए चाहत उस लॉक को घूरने लगती है आए। चैप्टर 46 विवेक ओबरॉय की परेशानी और चाहत। आगे चाहत उस डिजिटल लॉक को ऐसे घूर रही थी आए जैसे कि वह उसके अंदर का पासवर्ड जानना चाह रही हो आए। कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद चाहत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है आए, जैसे कि उसे पासवर्ड पता चल गया हो आए। फिर वह जैसे ही पासवर्ड टाइप करने के लिए अपना हाथ उठाती है आए, वैसे ही वह अपने हाथ को रोक देती है और अपना सर पीछे घुमाकर देखने लगती है आए, क्योंकि उसे किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है आए। इसलिए वह तुरंत अपने हाथ को रोककर वहां से हट जाती है और एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाती है आए और उस इंसान के आने का इंतजार करने लगती है जिसकी उसने कदमों की आवाज सुनी थी आए। आप लोग सोच रहे होंगे कि चाहत को पासवर्ड कैसे पता चला आए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी चाहत माफिया क्वीन रह चुकी है आए, इसलिए उसे ऐसे छोटे मोटे काम बखूबी आते हैं आए। वह तो एक वर्ल्ड क्लास हैकर भी रह चुकी है आए, जिसके लिए ये छोटा सा डिजिटल लॉक खोलना मामूली बात है। ये तो चाहत चुटकियों में खोल सकती थी। ज्यादा चाहत की तारीफ ना करते हुए अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं आए। चाहत पिलर के पीछे छुपकर उस इंसान को देख रही थी आए, जो अभी लिफ्ट से अंदर आ रहा था आए। वही उस इंसान को देखकर चाहत की आंखें चमकने लगती है और वह उस इंसान को देखते हुए उसके पास दौड़कर जाती है और अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लाकर रोते हुए कहती है आए, अंकल मैं खो गई, मुझे पापा के पास जाना है एल। इतना कहकर चाहत रोने लगती है आए, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं आए, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी आए, जिससे किसी का भी दिल पिघल जाए आए। वही वह इंसान जो अभी जल्दी से लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था, वह ऐसे किसी छोटी सी बच्ची को अपने सामने और रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है आए। लेकिन जब वह उस बच्ची को गौर से देखता है आए, तो वह तुरंत पहचान जाता है और नीचे घुटनों के बल बैठकर उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहता है आए, बच्चा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो आपका ध्यान सिक्योरिटी रीमा को रखने के लिए दिया था आए। वही उस इंसान की बात सुनकर चाहत रोते हुए कहती है आए, पता नहीं अंकल वह कहाँ चली गई आए, मैं अकेली हूँ, मुझे पापा के पास जाना है एल। इतना कहकर चाहत दोबारा से रोने लगती है आए, जिसकी वजह से वह इंसान परेशान हो जाता है और अपने मन में ही खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है आए, अब मैं क्या करूं, ऊपर से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और अब छोटी मैडम को भी बॉस के पास लेकर जाना होगा आए, नहीं तो अगर बॉस को पता चला छोटी मैडम का मेरी वजह से रो रो कर बुरा हाल हो गया है आए, तो मेरी तो खैर नहीं आए। इतना सब सोचकर वह इंसान परेशान हो जाता है आए। फिर गहरी सांस लेकर चाहत को अपनी गोद में उठाकर आए वैसे ही उस डिजिटल लॉक के पास जाता है और पासवर्ड टाइप करके उसके अंदर चला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह इंसान कौन है आए, तो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करते हुए बताती हूँ आए। यह इंसान कोई और नहीं विवेक ओबरॉय का सेक्रेटरी राज है आए, जो विवेक ओबरॉय के साथ 24 घंटे रहता है एल और उसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल भी है आए। वह बाहर किसी काम की वजह से गया था और अंदर आते वक्त उसे चाहत मिल गई आए, इसलिए वह चाहत को अपने साथ लेकर अंदर जा रहा था, क्योंकि वह चाहत को ऐसे ही कहीं पर नहीं छोड़ सकता था और उसके पास ज्यादा समझ ही नहीं था आए कि वह किसी को फोन करके बुला सके और चाहत को उसे दे सके आए। इसी वह चाहत को अपने साथ अंदर ले जाना ही सही समझता है और मन में सोचता है आए, चाहत तो भी बच्ची है, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा आए। इतना सोचकर राज चाहत को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वही चाहत जो राज की गोद में थे, उसके आंखों में भले ही आंसू थे लेकिन चेहरे पर एक डेविड स्माइल थी आए, जिसे राज नहीं देख पाता। वह चाहत से बातें करते हुए उसे लेकर एक कॉरिडोर से होते हुए जाता है। कुछ ही देर में वह दोनों एक बड़े से हाल में पहुंचते हैं आए।
जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे आए, जो इधर से उधर ऐसे भाग रहे थे आए, जैसे कि अगर उन्होंने 1 सेकंड की भी देरी की तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आए। वही चाहत राज की गोद में बैठी यह सब देख रही थी आए। वही राज चाहत को लेकर विवेक ओबरॉय के पास जाता है आए, जो वहां पर बहुत ज्यादा बिजी था और सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था आए। वह राज को ऐसे चाहत को अपने साथ लता देख एक पल के लिए हैरान हो जाता है आए, लेकिन दूसरे ही पल वह राज को ऐसे देखता है आए, जिसकी वजह से राज बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में ही सारी बात विवेक ओबरॉय को बता देता है। वही चाहत जो राज के गोद में थे आए, वह अपने पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और राज की गोद से उतरकर अपने पापा के गोद में चली जाती है आए। वहीं विवेक ओबरॉय भी चाहत को अपनी गोद में ले लेता है और उससे प्यार से पूछता है आए, प्रिंसेस आप रो क्यों रही है बच्चा। विवेक ओबरॉय की बात सुनकर चाहत सुबकते हुए ही कहती है आए, पापा चाहत खो गई थी आए। चाहत को वह आंटी मिल नहीं रही थी जो चाहत के साथ थी आए, जिस वजह से चाहत बहुत ज्यादा डर गई थी आए। इतना कहकर चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर विवेक ओबरॉय प्यार से कहता है आई डोंट क्राई प्रिंसेस, पापा है ना आए। इतना कहकर विवेक ओबरॉय चाहत को गले लगा लेता है आए, जो देखकर चाहत भी विवेक ओबरॉय के गले में अपना चेहरा छुपा लेती है आए। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है आए, जो अपनी घबराई हुई आवाज में विवेक ओबरॉय से कहता है आए सर, अब हमें क्या करना चाहिए आए। हमारा ऑलमोस्ट 50% डाटा उनके पास चला गया है और 50% डाटा को हम किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं आए, लेकिन बीतते वक्त के साथ यह नामुमकिन लग रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए। वही उस इंसान की बात सुनकर विवेक ओबरॉय के चेहरे पर भी परेशानी छा जाती है आए। वह अपनी परेशानी भरी आवाज में राज को देखते हुए कहता है आए, उसे आने में अभी कितना टाइम लगेगा आए। विवेक ओबरॉय की बात सुनकर राज जल्दी से जवाब देते हुए कहता है आए सर, वह बस 5 मिनट के अंदर ही ओबरॉय कॉरपोरेशन पहुंच जाएंगे आए। राज की बात सुनकर विवेक ओबरॉय गहरी सांस लेता है और वहां से जैसे ही जाने वाला होता है आए, तभी वह अपनी गोद में चाहत को देखता है आए, जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी आए। चाहत को ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर विवेक ओबरॉय चाहत की तरह प्यार से देखता है और कहता है आए, प्रिंसेस पापा को बस थोड़ा सा काम है आए, वह जल्दी ही आपके पास वापस आएंगे आए, आप यही अंकल के पास रहिए, तब तक पापा आते हैं आए। इतना कहकर विवेक ओबरॉय चाहत को वापस राज की गोद में दे देता है और उस आदमी के साथ वहां से चला जाता है। वही विवेक ओबरॉय के जाते ही चाहत जो राज की गोद में थी वह राज को देखते हुए कहती है आए अंकल, चाहत को नीचे उतारो, चाहत कोई छोटी बच्ची नहीं है आए, जो आप चाहत को लेकर ऐसे घूमो आए। इतना कहकर चाहत राज की गोद में से नीचे उतरने के लिए छटपटाता लगती है आए, जो देखकर राज एक पल के लिए हैरान रह जाता है आए, लेकिन चाहत को ऐसे नीचे उतरने के लिए छटपटाता देख उसको नीचे उतार देता है आए। वही चाहत राज की गोद से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगती है आए। उसको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर दिखाई देते हैं जिनमें कुछ डाटा शो हो रहा था आए। चाहत उन डाटा को गौर से देखने लगती है आए, जैसे कि वह उसे समझ पा रही हो आए। वही राज जो चाहत के बगल में ही खड़ा था आए, वह ऐसे चाहत को देखता देख अपने मन में सोचता है आए, आजकल के बच्चे भी ना जहां नई चीज देखते हैं वहां पर ही चालू हो जाते हैं आए। इतना कहकर राज गहरी सांस लेता है और वहीं पर खड़े एक आदमी से बातें करने लगता है आए। वही चाहत गौर से सारे डेटा को देख रही थी और एनालाइज भी कर रही थी कि क्या दिक्कत है आए। तभी उसकी नज़र एक चीज पर पड़ती है और उसकी नज़रें उस चीज पर ठहर जाती है आए। वह अपना सर टेढ़ा करके उस चीज को गौर से देखने लगती है आए, जिसमें कुछ अजीब तरह के डाटा शो हो रहे थे आए। चाहत अपनी आंखें छोटी करके उन डाटा को देखने लगती है और धीरे धीरे अपने कदम उस ओर बढ़ाने लगती है जहां वह डाटा शो हो रहा था आए। 47 चाहत को रोकना। चाहत उस बड़े से कंप्यूटर के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन को टेढ़ा करके उस डाटा को देख रही थी आए। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और वह इसी मुस्कुराहट के साथ उन डाटा को देख रही थी आए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट वहां पर किसी ने नोटिस नहीं की, क्योंकि वहां पर सब बहुत ही ज्यादा बिजी थे और इधर से उधर भाग रहे थे आए। उस कमरे में लगभग 10 से 15 लोग मौजूद थे आए, जो अलग अलग कंप्यूटर पर खड़े होकर कुछ कर रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी भागता हुआ आता है और अपनी घबराई हुई आवाज में हौंफते हुए कहता है आए बॉस, बस वह आ गए हैं आए, चलिए हमारे साथ। इतना कहकर वह आदमी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर बाहर जाने लगता है आए। वहीं विवेक ओबरॉय और राज दोनों भी उस इंसान के साथ बाहर जाते हैं। अब जगह पर मुश्किल से बस 5 लोग ही बचे थे आए, जो वहां पर डाटा को देख रहे थे आए। वही हमारी चाहत जब देखती है इन मौके पर सभी लोग ऐसे बाहर जा रहे हैं आए, तो उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है आए। फिर वह अपनी नजरें उठाकर उन डाटा को देखने लगती है। फिर ना जाने क्या सोचकर चाहत उन कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाती है आए।
और तुरंत ही कंप्यूटर पर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से कुछ टाइप करने लगती है। आई उसके हाथों की स्पीड इतनी ज्यादा थी आई कि नॉर्मल आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल था। आई चाहत इतनी ज्यादा स्पीड से वहां टाइप कर रही थी आई कि वहां उस पूरे रूम में चाहत के द्वारा टाइप किए गए कीबोर्ड की आवाज ऐसे गूंज रही थी आई जैसे कि चाहत कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही हो आई, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे आई सभी की नजरें चाहत पर चली जाती है। आई वह सब जब देखते हैं एक छोटी सी लड़की कैसे कंप्यूटर पर बैठकर कुछ टाइप कर रही है आई तो वह सब एक पल के लिए बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आई वह सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चाहत को देखने लगते हैं आई जैसे कि उन सबको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था आई कि इतनी छोटी सी लड़की ऐसे कैसे टाइप कर सकती है आई वहीं उनमें से एक लड़की जो मुश्किल से 25 या 26 साल की होगी आई वह जब चाहत को ऐसे कुछ टाइप करता देखती है आई तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है चाहत पर आई इसलिए वह गुस्से से चाहत के पास जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ए लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसे क्या टाइप कर रही हो? आई हटो यहाँ से, क्या तुम्हें पता है आई तुम्हारी एक गलती से हमें कितनी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है? आई इतना कहकर वह लड़की गुस्से से चाहत को देखने लगती है आई वही उस लड़की की ऐसी गुस्से भरी आवाज सुनकर चाहत पर कोई भी असर नहीं पड़ता है आई वह अपना पूरा ध्यान लगाकर कंप्यूटर को देख रही थी आई लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे नाच रही थी आई जैसे कि वह उसी के लिए बनी हो आई वही वहां पर जो 4 लोग मौजूद थे आई वह जब उस लड़की को चाहत के ऊपर ऐसे चिल्लाता देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं आई उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे आई उन्होंने चाहत को विवेक ओबरॉय की गोद में देखा था आई इसलिए वह जानते थे चाहत कोई नॉर्मल इंसान नहीं है आई वह जरूर विवेक ओबरॉय की बहुत ही ज्यादा करीबी इंसान होगी आई जिसे नाराज करना वह सब ऑफ होता नहीं कर सकते थे आई लेकिन जब वह सब देखते हैं चाहत को ऐसे कुछ कंप्यूटर पर टाइप करता है तो वह सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं आई वह चाहत को रोकना चाह रहे थे आई लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे आई वही चाहत अपनी फुल स्पीड से कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी आई जिसे वहां पर सभी लोगों ने इग्नोर कर दिया था कि वह क्या टाइप कर रही है आई चाहत इतनी स्पीड से टाइप कर रही थी कि किसी को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था आई कि वह क्या टाइप कर रही है आई वही वह लड़की चाहत के ऊपर चिल्लाई जा रही थी और उसे वहां से हटने को बोल रही थी आई लेकिन चाहत को देखकर ऐसा लग रहा था आई जैसे कि उसे उस लड़की की कोई भी आवाज सुनाई ही ना दे रही हो आई उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था आई उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन को लगातार देख रही थी और उसके हाथ इतनी स्पीड से टाइप कर रहे थे जिन्हें कोई भी जल्दी से देख नहीं पा रहा था आई वही वह लड़की जब देखती है कि उसकी बातों का चाहत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है इसलिए वह जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़कर चाहत को रोकने वाली होती है आई वैसे ही उस रूम का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं आई उनके अंदर आते ही दोबारा से वह दरवाजा बंद हो जाता है आई वही वह लड़की जो चाहत को रोकने वाली थी आई वह जब दरवाजे को खुलता देखती है आई तो वह अपना सर पीछे घुमाकर उस दिशा में देखती है आई तो उसे अंदर आता विवेक ओबरॉय दिखता है आई जिसकी वजह से उसकी आंखें चमकने लगती है और वह तुरंत विवेक ओबरॉय के पास जाती है और उससे शिकायत करते हुए कहती है आई बॉस अच्छा हुआ आप आ गए आई ये देखिए ये घटिया लड़की पता नहीं कहां से आकर कंप्यूटर के सामने बैठ गई है और ना जाने क्या टाइप कर रही है आई मैंने इसे कितनी बार रोकने की कोशिश की लेकिन ये घटिया लड़की मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है आई अब आप ही कुछ करिए। इतना कहकर वह लड़की अपना चेहरा मासूम सा बना लेती है और विवेक ओबरॉय की तरफ देखने लगती है आई वही विवेक ओबरॉय उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर पहले तो वह उस लड़की को घूर कर देखता है आई आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी प्रिंस को ऐसे कहने की लेकिन जब वह उसकी पूरी बात सुनता है आई तो वह भी परेशान हो जाता है और अपना सर उठाकर चाहत को देखता है आई जो न जाने क्या कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी आई जिसकी वजह से वह भी परेशान हो जाता है और जैसे ही चाहत के पास जाकर उसे रोकने वाला होता है आई तभी पीछे से एक हाथ आगे आता है और विवेक ओबरॉय के हाथों को पकड़ लेता है जो चाहत को रोकने वाला था आई वही विवेक ओबरॉय ऐसे किसी को अपना हाथ पकड़ता देख पहले तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है आई उस इंसान पर जिसने उसका हाथ पकड़ रहा था लेकिन जब वह पीछे मुड़कर उस इंसान का चेहरा देखता है आई तो तुरंत ही उसका चेहरा अपने आप नॉर्मल हो जाता है और वह उस इंसान को देखकर अपनी नॉर्मल आवाज में उससे पूछता है आई क्या बात है आई वही विवेक ओबरॉय की बात सुनकर वह लड़का उसको पूरी तरह इग्नोर करता है और उसके बगल से निकालकर चाहत के पास जाता है और उसके पीछे खड़े होकर उस बड़े से स्क्रीन में देखने लगता है आई जिसमें चाहत कुछ टाइप कर रही थी आई वह उस स्क्रीन को गौर से देख रहा था आई
वही विवेक ओबरॉय जब देखता है आई वह लड़का उसकी बातों का जवाब न देकर उसे इग्नोर कर चला गया है आई तो उसका मुंह बन जाता है। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है आई खड़ूस बाप का खड़ूस बेटा। इतना कहकर वह अपना मुंह बनाता है और वह लड़का जहां पर गया था आई उस दिशा में देखने लगता है आई वह जब देखता है कि वह लड़का गौर से कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा है तो वह भी उस तरफ देखने लगता है आई जिसकी वजह से वहां पर खड़े जितने भी लोग थे आई वह सब भी उस तरफ देखने लगते हैं आई लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चाहत क्या कर रही थी आई वही वह लड़की जब देखती है सभी लोग उसकी बातों को इग्नोर करके एक छोटी सी बच्ची को अपनी मनमानी करने दे रहे हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा चाहत पर आ रहा था आई इसलिए वह गुस्से से चाहत को घूमने लगती है आई उसका बस चलता तो वह अभी चाहत को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकल सकती थी आई लेकिन उसे पता था चाहत कोई नॉर्मल इंसान नहीं है आई इसलिए वह बस केवल गुस्से से चाहत को देख सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है आई बॉस हमारा लगभग 90% डाटा उनके पास चला गया है आई हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा नहीं तो हमारा 100% डाटा उनके पास चला जाएगा आई उसकी बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं आई लेकिन उस लड़के के चेहरे पर जरा सा भी घबराहट नहीं था आई वह अभी भी चाहत के कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था आई जैसे कि उसके लिए ये सब चीजें मायने ही ना रखता हो आई वह बस चाहत के कंप्यूटर पर शो हो रहे डाटा को देख रहा था और उसका चेहरा हमेशा की तरह ही एक्सप्रेशन लेस था आई तभी उसके पास विवेक ओबरॉय आता है और अपनी परेशानी भरी आवाज में उस लड़के से कहता है आई हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा नहीं तो हमारा सारा डाटा उनके पास चला जाएगा आई वही विवेक ओबरॉय की बात सुनकर वह लड़का अपने कूल आवाज में कहता है आई ऐसा कुछ नहीं होगा। 48 चाहत और करीब आमने सामने। उस लड़के की बात सुनकर विवेक ओबरॉय परेशान हो जाता है आई तभी वहां पर खड़ा एक आदमी सामने आता है और अपनी घबराई हुई आवाज में विवेक ओबरॉय से कहता है आई सर जल्दी कुछ करिए हमारा लगभग 95% डाटा उनके पास चला गया है आई अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते आई उस आदमी की बात सुनकर विवेक ओबरॉय के चेहरे पर परेशानी छा जाती है आई वह अपनी नजरें उठाकर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता है आई जहां पर डाटा शो हो रहा था आई तभी कुछ ऐसा हुआ कि सारे कंप्यूटर अपने आप बंद हो गए आई जो देखकर वहां पर जितने भी लोग थे सभी घबरा गए आई और कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता आई उनके पास हमारे सारे डाटा कैसे जा सकते हैं आई ऐसा नहीं हो सकता आई वही अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर विवेक ओबरॉय भी परेशान हो जाता है आई उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे आई तभी उसकी नज़र अपने पास खड़े उस लड़के पर जाती है जो एक तक उसकी बेटी को देख रहा था आई जो देखकर विवेक ओबरॉय अपनी परेशानी भरी आवाज में उस लड़के से कहता है आई कबीर कुछ करो देखो हमारा सारा डाटा उनके पास चला गया है आई अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी आई अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा आई कि यह लड़का कोई और नहीं हमारे कबीर कपूर है आई जो यहाँ पर आया था आई विवेक ओबरॉय के कहने पर आई कबीर टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा जीनियस है आई वह पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर आता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में आई लेकिन उसने अपने टैलेंट को छुपा कर रखा है आई बस कुछ ही लोगों को पता है आई कि टेक्नोलॉजी का किंग कोई और नहीं हमारे कबीर कपूर है। अब आते हैं अपने स्टोरी पर। विवेक ओबरॉय की बात सुनकर भी कबीर पर कोई भी असर नहीं पहुंचता है आई वह चाहत के चेहरे को देख रहा था आई जिस पर एक डेविल स्माइल थी आई जो देखकर कबीर की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है आई वह लगातार एक तक चाहत के चेहरे को देख रहा था जिस पर एक जंग जीत लेने वाले मुस्कुराहट थी आई वह मुस्कुराहट कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी आई उसके अंदर कई सारे राज छुपे हुए थे आई जो कबीर भी बखूबी महसूस कर सकता था आई इसलिए वह चाहत के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को एक तक देखने लगता है आई वही दूसरी तरफ हमारी चाहत जो इस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी आई उसका पूरा ध्यान सामने शो हो रहे डाटा पर था आई उसको अपने आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके आसपास कितने लोग हैं और कौन उसे देख रहा था आई वह बस एक तक कंप्यूटर पर शो हो रहे डाटा को देख रही थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे नाच रही थी आई जैसे कि वह उसी के लिए ही बनी हो आई तभी अचानक से चाहत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है आई और वह तुरंत एंटर बटन दबाती है आई जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाते हैं आई जिन्हें देखकर वहां पर काम कर रहे हैं जितने भी लोग थे आई सभी परेशान हो जाते हैं आई उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है आई वही चाहत के चेहरे पर वह स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो जाती है आई वह एक तक कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी आई तभी अचानक से सारे कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट हो जाते हैं और उनमें तरह तरह की कोडिंग दिखाई देने लगता है आई जिसे वजह से वहां पर खड़े जितने भी लोग थे आई
उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आए, लेकिन हमारे कबीर बाबू के चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव थे आए। उसके चेहरा पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं था आए। वह अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ एक तक कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहे डाटा को देख रहा था आए। तभी उन सारे कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड होने लगता है आए, जो देखकर वहां पर जितने भी लोग थे आए, वह सब पहले एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं आए, लेकिन फिर उन फाइल को वापस से डाउनलोड होता देखा सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि फाइल वापस से डाउनलोड हो रही है आए। वहीं विवेक ओबरॉय तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था आए, जिनमें शो हो रहा था कि सारे फाइल वापस से उनके पास आ रहे हैं आए, जो देखकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है आए। वही उसके बगल में खड़ा राज जब देखता है आए विवेक ओबरॉय हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं आए, तो वह खुशी से उछलते हुए विवेक ओबरॉय को गले लगाते हुए कहता है आए बॉस, हमारी सारी फायदे वापस आ रही हैं, ये कैसे हो सकता है आए। यह जरूर भगवान का चमत्कार है आए, मैं 100 किलो लड्डू भगवान को आपकी तरफ से चढ़ाऊंगा आए। राज की ऐसी बातें सुनकर और उसे खुद को ऐसे गले लगाता देख आए विवेक ओबरॉय फाइनली अपने होश में आता है और राज को खुद से अलग करते हुए कहता है आए, तुम्हें जो करना है करो आए, लेकिन पहले हमें ये तो पता लगाने दो कि यह कैसे हो सकता है आए। हमारी फाइलें वापस कैसे आ सकती हैं आए, जबकि हमें पता है आए ये कितना बड़ा साइबर अटैक है आए, जिससे बच पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल था आए। लेकिन किसी ने हमारी मदद की, ऐसा कौन हो सकता है आए जिन्होंने हमारी मदद की। इतना कहकर विवेक ओबरॉय सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं हो पाया आए कि यह सब उसकी बेटी ने किया है, जो अभी उसके बगल में ही बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही है और मुस्कुरा रही है आए। भले ही विवेक ओबरॉय की नज़र चाहत पर नहीं थी कि वह क्या कर रही है आए, लेकिन हमारे कबीर बाबू की तो नज़र जब से वह आए हैं तब से चाहत पर ही थी आए। वह चाहत के हर एक मूव को बहुत गौर से देख रहा था और उसके द्वारा टाइप किए हुए डाटा को भी देख रहा था, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था आए, जिसे समझ पाना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं थी आए। लेकिन हमारे कबीर बाबू तो जीनियस थे आए, उन्हें सब अच्छे से समझ आ रहा था कि चाहत क्या कर रही है और क्या टाइप कर रही है आए। वही उस रूम में सभी लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे और डाटा वापस आने की खुशी मना रहे थे आए। वही दूसरी तरफ हमारी चाहत अपना काम पूरा करके मुस्कुराती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है आए, तो एकदम से शॉक हो जाती है आए, क्योंकि उसे अपने पीछे खड़ा कबीर नजर आता है आए, जो उसे ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था आए, जो देखकर हमारी चाहत एक पल के लिए डर जाती है आए। उसका पूरा माइंड एकदम से ब्लैक हो जाता है आए, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे रिएक्ट करे आए। वहीं हमारा कबीर चाहत को एक तक देख रहा था एल, जिसके चेहरे पर हैरानी डर शौक के सारे एक्सप्रेशन थे आए, जो देखकर कबीर की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है आए। वह जैसे ही चाहत से कुछ बोलने वाला होता है आए, तभी पीछे से आवाज आती है जो किसी और की नहीं विवेक ओबरॉय की थी आए, जो कबीर के पास आकर खुशी से कबीर से कहता है, कबीर क्या ये तुमने किया है? तुम्हें पहले से ही पता था कि यह सब होगा और तुमने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, है ना आए। वहीं विवेक ओबरॉय की बातें सुनकर कबीर की आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। वह एक नज़र चाहत को देखता है आए, जिसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था कि कहीं विवेक ओबरॉय को पता ना चल जाए कि यह सब उसने ही किया है। वह अपनी डर भरी नजरों से कबीर को देख रही थी आए कि कहीं कबीर विवेक ओबरॉय को सारा सच बता ना दे आए। वही कबीर जब चाहत को अपनी तरफ ऐसे देखता पता है आए, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है आए, लेकिन वह अपनी मुस्कुराहट तुरंत ही छुपा लेता है आए, जिसकी वजह से कोई भी कबीर की मुस्कुराहट नहीं देख पाता है। कबीर अपने बिना एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ चाहत को देखता है और विवेक ओबरॉय को जवाब देते हुए कहता है आए। हाँ, वही कबीर का जवाब सुनकर विवेक ओबरॉय बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी से कबीर को गले लगा लेता है आए, जो देखकर कबीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत विवेक ओबरॉय को अपने आप से दूर करता है और विवेक ओबरॉय को घूरते हुए कहता है आए, आप कोई बच्चे नहीं है जो ऐसे उछल कूद कर रहे हैं आए। इतना कहकर कबीर विवेक ओबरॉय को अपने आप से दूर करता है आए। वही कबीर की बातें सुनकर विवेक ओबरॉय का मुंह बन जाता है आए। वह घुरकर कबीर को देखता है आए, लेकिन कहता कुछ नहीं है आए, क्योंकि कबीर ने उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर दी थी आए, यह विवेक ओबरॉय को लग रहा था आए। वही कबीर विवेक ओबरॉय को इग्नोर करके चाहत के पास जाता है आए, जो अभी भी कुर्सी पर बैठकर उसे ही देख रही थी आए। वही चाहत जब कबीर के मुंह से हाँ सुनती है आए, तो वह राहत की सांस लेती है कि कबीर ने किसी को नहीं बताया कि यह सब उसकी वजह से हुआ है आए। उसने ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ना कि कबीर ने आए। लेकिन जब चाहत कबीर को अपनी तरफ आता दिखती है,
तो एकदम से डर जाती है और अपने मन में सोचते हुए ही खुद से कहती है, आए अब यह मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, आए कहीं इनका जानना तो नहीं है, आए कि मैंने ये सब कैसे किया और मुझे ये सब कैसे आता है, आए अब मैं क्या करूं, कैसे जवाब दूं, आए इतना सब सोचकर चाहत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, आए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आज के सवाल का जवाब तो देते जाए। आए आज का सवाल, चाहत कबीर को सच बता देगी कि नहीं, ये सब उसने कैसे किया है। आए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।